जामिया इस्लामी में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस और या फिर करंट अफेयर का पार्ट कर लीजिए जो जामिया नॉर्मली पूछते हैं, उस हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर जामिया के द्वारा ही पूछा गया है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपके आंसर करें और साथ ही अच्छे से बोलते हैं ना एनालाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ही आपको आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअल में जामिया पूछ क्या रहा है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर जो है वो जामिया के द्वारा ही पूछा गया है। बस हम आपको एक्सप्लेन करके आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ किसका क्या आंसर होगा, और अगर वो ऑप्शन है तो उन ऑप्शन से आप क्या आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 46 से, हमने इससे पहले 45 पे क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था। कह रहे हैं यहाँ पे कि G15 इज़ एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ, यानी कि जी जिस तरीके से G7 या G10 सुनते हैं या G20 सुनते हैं, सेम इस तरीके से G15 भी है। G15 का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, यानी कि कंट्री का ग्रुप है सिंपली। अब ये पूछा जा रहा है कि किस टाइप के कंट्री है वो, यानी अपने आप को किस टाइप के कंट्री कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड नेशन। थर्ड मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 3 वर्ल्ड नेशन हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड हो गया, सेकंड वर्ल्ड हो गया, थर्ड वर्ल्ड। तो ये थर्ड वर्ल्ड नेशन है। फर्स्ट वर्ल्ड अगर हम थोड़ा आपको क्लियर करना चाहेंगे, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है इसमें बेसिकली ये आपके यूएसए हैं, यूएसए हो गया, इसके अलावा अमेरिका हो गया, और ये वेस्टर्न यूरोप में जितने भी है वो सब हो गए। वही अगर हम सेकंड वर्ल्ड नेशन की बात करें तो इसमें ये जो कम्युनिस्ट की सरकार है जहाँ पे भी चल रही है, यानी कि नेशनल लेवल पे कम्युनिस्ट की, जैसे कि चाइना की बात करें, यूएसएसआर की बात करें, ये सभी सेकंड वर्ल्ड के अंदर में आता है। यानी ये अपने आप को कहता है कि हम लोग सेकंड वर्ल्ड नेशन है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड कि मैंने यूएसए की बात करा और वेस्टर्न यूरोप की बात करा। वही अगर थर्ड वर्ल्ड की बात करें तो इसमें बेसिकली ब्राज़ील हो गया, आपका इंडिया हो गया, इवन इंडोनेशिया हो गया, ये सभी जो है छोटे छोटे कंट्री, वेनेजुएला हो गया और जिम्बाब्वे वगैरह हो गए, श्रीलंका हो गया, ये सारे कंट्री जो है आपका थर्ड वर्ल्ड नेशन में आता है। तो आदि सोशलिस्ट नेशन तो आपको समझ में आता ही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा G15 का, आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि ये थर्ड वर्ल्ड नेशन है आपका G15 का, क्योंकि इसमें 15 कंट्री के आसपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसोचेम। ये फुल फॉर्म आपको बताना है। हालांकि ये जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आपको बंगाल चैम्बर के बारे में सुना ही होगा, उसी से एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, किसका, ये इसका फुल फॉर्म होगा। एक फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट ग्राहम ग्रीन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। असल में ये एक राइटर थे और काफ़ी बुक वगैरह लिखा करते थे, इवन पढ़ते भी थे। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने कहा राइटर थे तो वो सबसे पेंटर तो हो नहीं सकते हैं, साइंस से भी उतना जरूर नहीं कि रिश्ता हो, म्यूजिक से तो कोई रिश्ता होगा नहीं, ये दो तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इनका जो मेन रिश्ता है वो लिटरेचर से है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर वेस्ट। इन सब में से अलग हो है आपको बताना है। हालांकि सबसे पहले ज़रूरी कि आप इसके मीनिंग को समझें। अगर आप इसके मीनिंग को जानेंगे ऑब्वियसली सही कर पाएंगे। देखिए एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। आप जिस सुनते हैं ना कि एक्सप्लोजन हो गया, वहाँ एक्सप्लोजन हो गया, तो इसका मतलब है कि कोई किसी ने उड़ा दिया, या कोई मतलब अचानक से कोई वैसा इन केस हुआ, जैसे मान लो कि गैस का ब्लास्ट होना, ये सब क्या है, एक्सप्लोजन ही तो है। या और भी चीज़ें, कभी कभी बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट हो जाता है, वो एक्सप्लोजन ही होता है। हरिकेन के मतलब ये सिंपली तूफान वगैरह आप सुनने ही होंगे। अर्थक्वेक भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, मोमेंट ऑफ प्लेनेट। और एवलेंसे का मतलब होता है ये भी ये बर्फ़ का जो बर्फ़ जो कटता है, या फिर हिमालय वगैरह में बर्फ़ कट करके जो गिरता है उसको एवलेंचे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल, लेकिन एक्सप्लोजन की बात करें तो ये नेचुरल नहीं है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, अरेंज दी गिवन वर्ड। आपको अरेंज करना है, पहले बड़े समझिए। प्रोबेशन, सेलेक्शन, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होगा, पहले एडवर्टीजमेंट होगा, देन उसके बाद एप्लीकेशन। एडवर्टीजमेंट में ही एप्लीकेशन निकाला जाएगा। एप्लीकेशन का जस्ट बाद निकलेगा तो उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, राइट, क्योंकि इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उनको सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू में जब सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद उनको अपॉइंट करेंगे, और जब उनको अपॉइंट करेंगे तो उनको प्रोबेशन भी देंगे। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्या बक रहे हैं भाई। जस्टिस हिमा कोहली स्वान इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। हालांकि 2028 में ऐसा बात चल रहा है कि इंडिया का चीफ जस्टिस ये बनकर रहेंगी। खैर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ तेलंगाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा ही पूरा दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ,
ये रिफ्यूजीज वाले वर्ड आप सुनते हैं, विद रेफरेंस टू द रिफ्यूज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को समझिए तब आंसर कर सकते हैं। इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर टू ग्रांट रिफ्यूजी स्टेटस इन एनी फॉरनर। मतलब इंडिया में जो स्टेट है नॉर्मली, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब के पास कोई वैसा पावर नहीं है कि रिफ्यूजी को कोई अपना उसका एक स्टेटस दे सके। मतलब जैसे कोई स्टेटस का मतलब उसको लीगल तरीके से उसको करार दे कि नहीं आप रह सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, क्योंकि एम्बेसी वगैरह का सीन जो भी होता है ये सेंट्रल या फिर किसी स्टेट के बाउंड्री को क्या करना है, किसको लाना है, किसको वो करना है, वो सब सेंट्रल के हाथों में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट जो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट होता है करें इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। इवन इंडिया भी जो है वो यूएन रिफ्यूजी कैंप एक कन्वेंशन हुआ था 1951 में, उसके मेंबर नहीं है। तो यानी ये भी सेंटेंस गलत है। अगर इनके होते तो आज के टाइम में जो भी म्यांमार वगैरह हो गया या और भी बांग्लादेशी जो बोलते हैं लोग रिफ्यूजी, वो अगर इंडिया आते तो उनको एज अ रिफ्यूजी के तहत ही उनको इंडिया में राइट दिया जा सकता था। लेकिन उनको इस तरीके से राइट, हाँ कमाने के लिए अलग बात है, वो इंडिया में आते हैं, लेकिन उनको कोई राइट इंडिया का नहीं मिलता है इस टाइप से, जिस टाइप से इंडिया के लोगों का राइट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलियन बैरे सिंड्रोम इज रिपोर्टेड एसोसिएटेड विद डिजीज। ये भी एक तरह का मतलब सिंपली ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये भी सार्क कोविड-19 जिस तरीके से ये डिजीज़ फैल रहा है, सेम इस टाइप का ही ये भी डिजीज़ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा रैशनलिज्म इज स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन। रैशनलिज्म जो था ये काफ़ी पुराना है, तो ये किस बेस पे बेस था? तो बेसिकली ये जो है वो थॉट पे है, मतलब लोगों का उस टाइम क्या थॉट था उस बेस पे है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे तभी क्लियर हो पाएगा। फ्री मार्केट, फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है? असल में फ्री मार्केट जो होता है करंट दो तरीके का होता है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग होता है और कंट्री के लेवल पे अलग होता है। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो फ्री ए कंडीशन इन इंटरनेशनल मार्केट वेयर नेशन डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटी और अदर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 55 का, वो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, क्योंकि इसमें मतलब कोई उस टाइप से कस्टम ड्यूटी या उस टाइप का कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डिफिसिट मीनिंग, डिफिसिट का मतलब इसमें से क्या होगा? बेसिकली आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फाइनेंस ऑफ गैप बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रिम। ये जो गैप होता है ना फाइनेंसिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिसिट बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द टर्म एजुकेशन बिलोंग टू, मतलब एजुकेशन किस में बिलोंग करते हैं? यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या करेंट लिस्ट में? मैं फिर से कहता हूँ ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करेंट लिस्ट के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनने का चांस पूरा रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए एजुकेशन की बात करें तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखते हैं कि जैसे अभी CUET आया है, ये कहने कि सेंट्रल के द्वारा है। लेकिन अगर स्टेट के अंदर की बात करें तो अलग अलग योजना लाया जाता है कि कैसे उसको अपलिफ्ट किया जाए। तो जैसे अब दिल्ली सरकार की एजुकेशन मॉडल आपने सुन रहा होगा, तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए दिल्ली सरकार की भी अपनी एक एजुकेशन मॉडल है, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, मतलब उस पर सेंट्रल का कोई रोल नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो CUET लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रोल है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन जो है आपका ये करेंट लिस्ट में आता है। क्लियर है, मतलब ये यूनियन का भी पार्ट नहीं है और नहीं है स्टेट का, हाँ दोनों का है इसमें पार्ट, मतलब रोल इसमें दोनों का है, एजुकेशन को दोनों में रोल रखा गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? सिंपली देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो जो इक्वेटर वाले एरिया में ये ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ये इक्वेटर वाला एरिया में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं बहुत ज़्यादा ठंड होता है, एक फेवरेबल कंडीशन होता है पेड़ पौधों के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इस एरिया में ग्रो करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करें इवन अ डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। तो ये हालांकि इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कर्सरी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 1984, यानी 1984 का राइटर इनमें से कौन है? सबसे पहले ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जॉर्ज ऑरवेल। और अब बताते हैं कि 1984 है क्या। असल में उसमें 1984 में बेसिकली जो टोटलिज्म है उसको वार नहीं किया गया है, मतलब उसको सिंपली वार नहीं किया गया कि आप इसको अपलिफ्ट नहीं करिए, इनको इनक्रेज नहीं करिए। अभी क्या है टोटलिज्म? टोटलिज्म का मतलब ये कि जो गवर्नमेंट होगा मतलब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा उन लोगों पे, और उनके जो भी राइट्स वगैरह होंगे वो सभी सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज़ करेंगे। एक होता है ना फंडामेंटल राइट वगैरह, वो सारी चीज़ें, मतलब अगर जैसे बोलते हैं ना कि उस देश का पूरी पावर अगर किसी खास लोगों के पास चला जाए तो वो एज ए टोटलिज्म कहलाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज के लिए इतना ही, हालांकि वो आगे का जो चीज़ है वो मुझे मिल नहीं पाया, बाकी जो अगले वीडियोस में आएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और उसी हिसाब से थोड़ा मैं कहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं आप कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ इसी हिसाब से आप अपने आप MCQ वगैरह सोल्व करा करिए। थैंक यू।